और आइए आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। हम शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से करने जा रहे हैं। घमासान, आरएसएस निकालेगा समाधान, ये सवाल बड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, जहां बीजेपी के भीतर मचे सियासी घमासान को सुलझाने के लिए अब कहा यह जा रहा है कि आरएसएस की एंट्री होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ में 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। 20 और 21 जुलाई ये दो तारीखें सामने आई हैं जब लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक होगी। ये बैठक आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार लेंगे। बैठक में सरकार और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी रहेंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसी बैठक को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा टल गया है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घमासान में अब आरएसएस की एंट्री। लखनऊ में 20-21 जुलाई को बैठक होगी। सरकार और संगठन के बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल रहेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक से ही जानते हैं, 20-21 जुलाई ये निर्णायक तारीखें मानी जा सकती हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उस पर विराम लगाने का कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है क्या? रोमाना, मैं आपकी इस निर्णायक वाले विशेषण से सहमत हूं। ये वाकई निर्णायक तारीख है 21 और 22 और माफ कीजिएगा 20 और 21 जुलाई। और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, महत्वपूर्ण ये है कि यूपी बीजेपी की जो टॉप 5 हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, उन टॉप 5 को कहा गया है वो लखनऊ में बने रहे। इन टॉप 5 में कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं और सेंट्रल महामंत्री धर्मपाल है। इनको कहा गया है कि वो लखनऊ छोड़ करके ना जाएं। और आप सोचिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आज जाना था प्रयागराज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में, उन्होंने वो दौरा कैंसिल कर दिया। आरएसएस के जो कार्यवाह हैं वो अरुण कुमार, वो यहां पर रहेंगे। ये जो टॉप 5 है, इनके साथ में आरएसएस की बैठक होगी और ये बैठक का एजेंडा यही है कि सरकार और संगठन के बीच में जो इस समय स्थितियां पैदा हो गई हैं, उनको कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए। और आरएसएस का इंटरवेंशन रोमाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से बीजेपी में दो अलग अलग धड़े सामने आ रहे हैं, आरएसएस सबकी मातृ संस्था है, तो आरएसएस की बात तो सबको सुननी है। तो आरएसएस के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद तो हो रही है, लेकिन ये जो टॉप 5 को कहा गया है रहने के लिए लखनऊ इन 2 दिनों में, इसके और भी कई सारे मायने हैं। इसके मायने में एक बात आपको और ऐड करना चाहूंगा, इसके मायने कुछ बड़े फैसलों से भी जाकर के जुड़ते हैं जो कि जल्दी ही हो सकते हैं। रोमाना, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो बैठक आरएसएस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, यहां यूपी के टॉप 5 को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो जाहिर सी बात है वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी से होता है। तो ऐसे में इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी क्या कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या नहीं? फैसला लिया जाएगा और उसकी इत्तला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, केंद्रीय नेतृत्व से एक अहम मुलाकात हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो पीएम से मिल चुके हैं, वो एचएम से मिल चुके हैं। जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। एक 15 पन्ने की रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार होगी। सारी चीजें एबीपी न्यूज ने सामने रखी हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये जो आप पूछ रही हैं, और वो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, उसका जवाब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक ले चुका है। आरएसएस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक तौर पर भले ही इस बात को बीजेपी डिनाई करती हो कि इन मामलों में आरएसएस कोई निर्देश देता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आरएसएस की न सिर्फ सहमत रहती है बल्कि आरएसएस का मार्गदर्शन रहता है। तो ये वही कवायद है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश बीजेपी और आरएसएस, ये आप समझ लीजिए ये त्रिकोण है। इस त्रिकोण में अलग कुछ भी नहीं है। ये आपस का इंटरनल कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। वो ऊपर से नहीं दिखेगा, क्योंकि आरएसएस की ये कार्यशैली नहीं है कि ऐसा कोई बाइट दे, ऐसा कोई बयान दे या बीजेपी से कोई ऐसा कहे कि आरएसएस से हमने निर्देश लिया है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि ऑलरेडी ये इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है और उसी इंटरनल कम्युनिकेशन का नतीजा है रोमाना कि ये बैठक हो रही है, जहां पर अरुण कुमार बहुत ही सीनियर लीडर हैं आरएसएस के, प्रचार का वो ऑलरेडी काम
देख चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वो यहां मौजूद रहेंगे और इन टॉप 5 को कहा गया है कि ये यूपी में बने रहे। और आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ये सब लोग साथ साथ अपनी बात रखेंगे। ये कितना दिलचस्प होने जा रहा है। प्रदेश कार्यसमिति में जो बातें हुई हैं वो भाषण, संबोधन हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चर्चा जहां पर एक बड़ा अधिकारी आरएसएस का मौजूद हो और ये पांचों टॉप 5 मौजूद हो और सब अपनी बात रखें। और जब बात रखेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं बातें विरोधाभासी होंगी। संगठन की ओर से कहा गया कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं ना अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली आए ये यूपी के कुछ नेता और यहाँ पर आकर इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से जो मुलाकात की, वहां पर जो अपनी रिपोर्ट और फीडबैक रखी, और अब ये जो लखनऊ में 20 और 21 तारीख को आरएसएस की बैठक हो रही है, इस बैठक को क्यों ना एक इंटरवेंशन वाली बैठक के तौर पर देखा जाए, क्योंकि यहां वो 5 बड़े लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो मौजूद रहेंगे, एक तरीके से वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई सुलह की कोशिश के तौर पर क्या इस बैठक को आरएसएस की देखा जाना चाहिए, इस पर भी आगे जरूर जवाब दीजिएगा अभिषेक। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी के झगड़े को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। जी, समाजवादी पार्टी लिख रही है एक्स पर पोस्ट करके, केशव प्रसाद मौर्य ने अंदर ही अंदर सीएम योगी के साथ खेल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, अगले कुछ महीने में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। भागवत की भगवान वाली टिप्पणी के मायने क्या हैं, इसे लेकर सियासत आसमान पर है। मोहन भागवत के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साध रही है। वो भगवान बनना चाहते हैं। झारखंड के गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इस पर हो रही राजनीति भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का ये बयान पूरा सुन लीजिए। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो कांग्रेस ने तुरंत मौका लपक लिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। कांग्रेस का मानना है कि मोहन भागवत की ये टिप्पणी पीएम मोदी की आलोचना करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट का विवाद गर्माता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कह रहे हैं अति उत्साही अधिकारियों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी, छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ये फरमान अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, न सिर्फ खाने की दुकानों पर, टी स्टॉल से लेकर फल के ठेलों तक पर कहा गया है कि अपनी पहचान बताइए, नाम लगाइए कि मालिक कौन है। इसी को लेकर ये सियासी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं। तो ये तो मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता हैं, उनकी आपने प्रतिक्रिया देखी। वही कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में रेडी वालों, ढाबे वालों, चाय की स्टॉल वालों तक को नेम प्लेट लगाने के जो सरकारी आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, बीएसपी प्रमुख मायावती ने उसकी आलोचना की है। मायावती कह रही है नाम का ये सरकारी फरमान गलत परंपरा है। मायावती ने कहा इस तरह के आदेश से माहौल बिगड़ सकता है, इसे जनहित में सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। तो कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले से राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष के नेता बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन।
आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप सबने अपने दुकानों पे नाम लिख दिए तो तमाम जितने भी लोग आते हैं उसमें 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम्युनल होते हैं। ऐसा ना हो कि उन ठेले वालों की बेचारों की लिंचिंग हो जाए, उनका माल लूट जाए। पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। जो नॉनवेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, ओवैसी जी ट्वीट कर रहे हैं, उनको वे सब बातें तब याद नहीं आती जब बहुत सारे लोग, हमने देखा कई वीडियो जाहिर हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटी के ऊपर, तब ओवैसी जी को और अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, हम कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान तो होती है, तो सबके नाम की होती है। अगर नाम की पहचान हो रही है, आपत्ति क्या है? और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय लगातार आगे का एजेंडा शो में हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं अभिषेक लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सनोज शर्मा मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर जो कि ग्राउंड जीरो इस वक्त कहा जाएगा। सरकारी फरमान जहां जारी हुआ है वहीं पर पहले लेकर चलेंगे और जानते हैं सनोज से कि इस फरमान का असर क्या नजर आ रहा है। सनोज, हाँ देखिए रोमाना, इस फरमान का ये असर नजर आ रहा है कि मुजफ्फरनगर से कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पर बोर्ड लगा दिए गए। एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं, देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और तमाम दुकानों पर आप देखिए प्रोपराइटर हैं, तमाम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नाम लिख दिए गए हैं और उस फरमान का ये असर है कि सब जगह ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब जगह देखिए प्रोपराइटरशिप के नाम लगा दिए गए। ये देखिए मिठाई की दुकान है गुलरेज स्वीट कॉर्नर, प्रोपराइटर है मोहम्मद गुलरेज, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। गुलजार भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि कब ये आपने बोर्ड लगाया है? ये 3 दिन हो गए सर। अच्छा, कौन आया था ये कहने? ये पुलिस वाले आए थे। अच्छा, देख रहा हूँ तमाम दुकानें सब पे इसी तरीके से, सब पे है, रोड पे, पूरे रोड पे, ठेली वालों तक पे है। अच्छा, क्या असर इसका पड़ रहा? असर तो पड़ेगा जिसमें दुकानदारी पर असर पड़ता है। आपके यहाँ भी काफी? अच्छा, तो क्या मतलब बोर्ड देख के लोग सामान नहीं ले रहे? बस जो हमारे कस्टमर है बता भी, उन्हें बोर्ड से क्या मतलब। बाकी जैसे कांवड़िए यहाँ से गुजरेंगे ये नहीं आ रहे, ये नहीं आएंगे। अच्छा, तो कांवड़िए तो जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रुकता है। पहले रुकते थे आप? पहले रुकते थे। दिक्कत हो गई आपको? हाँ जी, दिक्कत हो गई। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है, कभी पुलिस बुला के बात करती थी ये करना, इस बार ये कहाँ से नया फरमान आ गया कि बोर्ड लगा लीजिए, आपको इस तरीके से बोर्ड लगाना, नाम लिखना अपना? सर ये तो ऊपर के आदेश बताते हैं, लगवा देते हैं। मुजफ्फरनगर में तो हजारों ऐसे बोर्ड लग रहे हैं, सबको दिक्कत है। पीछे भी है, आप पीछे जाओ चौराहे पे, वहाँ पे मिलेंगे सबको। चौराहे पे जाओ, मदनी चौक पे, आप सब पे मिलेंगे। अच्छा, मजलिस चौक वगैरह सब जी। अच्छा, आप किस तरह नजरिए से देख रहे लगा, आप सामान लेने आए? जी जी, बोर्ड आपने भी देखा होगा? जी बिल्कुल देखा सर जी। इससे दुकानदारी पे इनकी बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ से। जो पहले था हिसाब कि भाई कावड़ चली जावे थी, सब दुकान ने, कोई चाय की दुकान लेके बैठा था, कोई कुछ लेके बैठा था, तो आज का जो सरकार का हिसाब है वो सब हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सबको। अच्छा, तो इस चीज़ से बहुत असर पड़ेगा इस पर, सरकार पे भी। अच्छा, सरकार पे बिल्कुल पड़ेगा, सरकार लोगों के रोजगार पे तो पड़ेगा जी, सरकार पे भी असर पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा अच्छा सर, जैसे मिठाइयाँ मतलब नाम लिख के मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेगी जी, नाम ही। बाकी सब लोगों ने कहा कि मिलके चलते हैं भाई, इस तरीके से हम क्यों लगाएंगे, बात की? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ठीक है सनोज, प्रशासन से। ठीक है सनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो दुकानदार हैं, उन्होंने जो सरकारी आदेश है उसका पालन जाहिर सी बात है सब कर रहे हैं, लेकिन इससे उनको जो नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये तो उनके आर्थिक बहिष्कार का रास्ता खोलने वाला सरकारी फरमान है, उसको वो आवाज देते हुए आपने सुना। मैं आगे बढ़ूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। ये जो दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, सरकारी फरमान प्रशासन का जारी किया गया है, इस पर एनडीए में ही फूट हो गई है। विरोध एनडीए के भीतर से हो रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, उसके उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं रामशीष राय, वो कह रहे हैं इस कदम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, इस फैसले को वापस लेना चाहिए, ये गैर संवैधानिक फैसला है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, ये आरएलडी ही
अपने सहयोगी गठबंधन के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है। इसका असर देखिए, मुजफ्फरनगर गढ़ है आरएलडी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ है आरएलडी का। ऐसे में रामाशीष राय जो आरएलडी के यूपी चीफ हैं, वो जयंत चौधरी से पूछकर ही इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का एक्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयान को जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध है, सरकार में शामिल दल का विरोध है, योगी सरकार में शामिल दल का विरोध है, सरकार के खिलाफ विरोध है और प्रशासन के खिलाफ विरोध है। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, जो जयंत चौधरी के पिताजी हैं, और वो पूरा इलाका, चाहे वो शामली का हो, मुजफ्फरनगर हो, यही इलाका है, बागपत का हो, जहां आरएलडी अपनी राजनीति करती है। इसलिए ये मामला काफी गंभीर है और जयंत चौधरी की पार्टी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर राजनीति उसकी प्रभावित है। और तो देखिए, मामला वाकई में बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए अभिषेक उपाध्याय 2024 का पूरा चुनाव और विपक्ष की तरफ से बार बार वो एक मुद्दा जिसको जोरदार तरीके से उठाया गया बीजेपी की मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए, वो ये कि 400 पार वाला नारा ही इन्होंने इसलिए दिया है कि ये सत्ता में आकर संविधान बदलना चाहते हैं। और अब ये यूपी सरकार प्रशासन का फरमान कावड़ रूट पर नाम लगाइए और इसको गठबंधन की सहयोगी आरएलडी ही अगर गैर संवैधानिक कहती है, तो ये तो अब संविधान को लेकर अभी तक जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा था, अब अपने सहयोगी दल ही बीजेपी का मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी कह रही है फरमान गैर संवैधानिक। अभिषेक, रोमाना, देखिए, जो आरएलडी कह रही है उसके पीछे की कहानी समझिए। ये जो फरमान है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग ये है कि जिस समय यूपी में इतना घमासान मचा हुआ है, जिस समय खबरें जो हैं सरकार के प्रति संगठन में बढ़ते हुए असंतोष की आ रही हैं, उस समय इस तरह के एक फरमान से नैरेटिव चेंज करने की एक कवायद है जो यहाँ चर्चा चल रही। पॉलिटिकल में आपको रोमाना वो बता रहा हूँ कि इस तरह का आप अचानक से, जो कभी इसके पहले नहीं हुआ, अचानक से कर देंगे तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा। नैरेटिव फिर वो हिंदू मुसलमान पे चला जाएगा, नैरेटिव फिर वो कांवड़ पे चला जाएगा, तो फिर इधर से चीजें डाइवर्ट होंगी और उधर जाएंगी। और एक वहां पर क्या होता है कि एक इमेज बिल्डिंग भी साथ साथ होती है कि देखिए सरकार इस दिशा में कांवड़ को लेकर के शुरू से रही है। तो ये वही कवायद है और इसीलिए सरकार के भीतर ही, सहयोगियों के भीतर ही इसको लेकर के सहमत नहीं है। और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के विरोध और असंतोष के स्वर है। रोमाना, मुख्तार अब्बास नकवी ने जो कहा वो तो एक चीज है, और भी अगर आप बात कीजिए तो दबे शब्दों में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टाइमिंग है। तो ये अपने आप में जो यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है रोमाना, ये उसी का एक साइड इफेक्ट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है ये। बिल्कुल, देखिए, नेम प्लेट का ये धर्म काटा, ये विवाद जो है वो यकीनन सियासी तौर पर गरमाएगा और बढ़ेगा। और अब तो देखिए, कल से ये खबर एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखानी शुरू की है। आज क्या हो रहा है, बीजेपी के भीतर से ही आवाजें उठकर सामने आने लगी हैं इसके विरोध में, और जो एनडीए में गठबंधन के सहयोगी हैं वही इस फैसले को गैर संवैधानिक करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आगे बढ़ती हूं। मुजफ्फरनगर से आने वाले बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस बार चुनाव हार गए थे, संजीव बालियान। वो ये कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा को लेकर ये जो व्यवस्था हुई है ये कोई नई बात तो है नहीं, इस पर विवाद करना ठीक नहीं है। सुनिए जरा संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में पुलिस के फरमान के बाद सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात हो, एआईएमआईएम की बात हो, दोनों सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं। संजीव बालियान जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कहा गया है कि होटल, ढाबे, ठेले, सब जगह आपको अपने नाम की पट्टिका लगानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि किसकी है, और उसको लेकर आप देखने की सियासत गरमाई। देखिए, ये पुरानी परंपरा है। ये था कि पहले पुलिस बुलाती थी सबको और सबको कहा जाता था। अभी आपने परसों की खबर है, आप पढ़ना, कि कावड़िया गए हुए थे किसी ढाबे पे, प्याज और लहसुन का खाना बन गया। उसके बाद वहाँ विवाद शुरू हो गया। जब कहीं से 4 से 5 करोड़ कावड़िया किसी सड़क से गुजरेंगे और छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे तो प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ती है। पहले पुलिस बुला के सबको कहती थी कि बाकायदा लिखना, अपना नाम लिखना, वो लिखना, और ये किसी जाति धर्म देख के नहीं था। ये कोई हिंदू हो तो भी नाम लिखना, कोई मुस्लिम है तो भी नाम लिखना। इस बार पुलिस ने उसमें लिखित आदेश जारी किया है, दुकानों को बैन किया। तो ये कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे बचाव के रास्ते हैं। अब हर बात को हिंदू मुस्लिम पर ला के खड़ा करना, सबके अपने कावड़ियाँ हैं ना, वो कोई भी वेजिटेरियन होता है एक तो कावड़िया उस समय,
कोई प्याज का खाना नहीं खाएगा, कोई लहसुन का खाना का। बहुत से एहतियात हैं जो कावड़ लाने में बरतने पड़ते हैं। मैं तो पिछले साल कावड़ लेकर आया तो मुझे भी सबने बताया नहीं भाई ये एहतियात आपको बरतने हैं। तो ये इस बात के लिए इसे राजनीति का केंद्र बनाना, राजनीति का मुद्दा बनाना, भाई सबके अपनी परंपराएं हैं खाने की। अब मुस्लिम हलाला मीट खाता है तो वो खाते हैं। आपने यहाँ बहुत से होटलों पे देखेंगे आप लिखा होगा हलाला का मीट मिलेगा, तो उस पर कोई राजनीति थोड़ा होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता इस पर कोई राजनीति की आवश्यकता है। अखिलेश यादव का ये कहना कि तो धार्मिक अपराध है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पलायन हुआ था हिंदू का भी मुस्लिम का भी। मेरे गांव, पड़ोस के गांव बसी से हिंदुओं का पलायन हुआ था, मुजफ्फरनगर आकर रह रहे हैं। एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्लिम सब था उस शासनादेश में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद विस्थापित शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस आदेश को हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्द बना रहे उसके लिए ये फैसला लिया गया है। पटना से नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर सामने आई। पटना एम्स के जिन 4 MBBS छात्रों को गिरफ्तार किया गया उन पर आज एक्शन हो सकता है। इन सभी छात्रों को पटना एम्स से निलंबित किया जा सकता है। पटना एम्स में आज प्रशासनिक बैठक होने वाली है, जिसके बाद चारों छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है। इंटरनल जांच के लिए पटना एम्स ने कमेटी बना दी है। जिन छात्रों पर एक्शन हो सकता है उनके नाम चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन, कुमार शानू। तो ये वो 4 छात्र, पटना एम्स के छात्र, इन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पटना एम्स के 4 छात्र हैं और किस तरीके से ये पटना एम्स के 4 छात्र ये सुर्खियों में आए, इस खबर के मामले में लेकर आइए जरा जानकारी। दर्शकों को बता देते हैं पटना एम्स के छात्रों पर शिकंजा कैसे कसा। पंकज, राजू, सुरेंद्र से पूछताछ में खुलासा हुआ था। पंकज पर ट्रक से पेपर चोरी करने का आरोप है। राजू ने पेपर चोरी करने में पंकज की मदद की। पंकज ने MBBS के छात्रों को पेपर दिए थे। एम्स के चारों स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्व किए। MBBS के चारों छात्र सॉल्वर गैंग का हिस्सा। सुरेंद्र छात्रों और परीक्षा माफिया के बीच की कड़ी था। एम्स के 4 छात्रों को 4 दिन की CBI कस्टडी में भेजा हुआ है। और ये छात्र कौन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, राहुल, करण, कुमार शानू और चंदन, इन्हीं से सवाल जवाब हो रहे हैं। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आज प्रशासनिक बैठक एम्स की और वहां पर फैसला लिया जा सकता है। इन चारों को बाहर का रास्ता पटना एम्स से दिखाया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक पटना से इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है इन चारों छात्रों को लेकर? कॉलेज की तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, प्रशासनिक बैठक आज होने वाली है और जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी का भी गठन किया गया है। इन चारों छात्रों को निलंबित किया जा सकता है। कल ही एम्स के डायरेक्टर ने हमसे बातचीत में कहा था कि हम लोग भी एक्शन लेंगे। तो ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं तो उम्मीद है एक्शन इन छात्रों पर अब कॉलेज की तरफ से भी हो सकता है। वहीं जो चारों छात्र हैं उनको रिमांड पे लेके CBI की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन लोगों से पूछा जा रहा है कि परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आप लोग कैसे आए, किस परीक्षा माफिया ने आप लोगों को प्रश्न पत्र दिया, कहाँ पे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, कितने लोगों ने सॉल्व किया, कितने पैसों का लेन देन हुआ। तो इस तरह के सवाल जो है उनसे पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच एक सुरेंद्र नाम का आरोपी है, उसको कल CBI की टीम ने हिरासत में लिया था। जो एम्स स्टूडेंट से पूछताछ हो रही थी उस दौरान उसका नाम सामने आया था, तो उसको भी जो है अब सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा माफिया और एम्स स्टूडेंट्स के बीच की वह कड़ी है, मिडिल मैन है, बिचौलिया है। एम्स के स्टूडेंट्स उसके संपर्क में थे तो उसको भी 4 दिनों के रिमांड पर CBI की टीम ली है। अब इन सबको आमने सामने बैठाकर CBI की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है संजीव मुखिया है, उस तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है CBI की तरफ से। जो पंकज है इस मामले में और राजू है वो लोग भी CBI रिमांड पर हैं, तो उन लोगों को भी इन लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जी, शक यही है कि पंकज ने पेपर चोरी किया और इन बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया था। आप मेरे साथ रहिए शशांक, मैं आपके पास पहुंचूंगी। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर जो CBI का एक्शन है वो लगातार जारी है। रांची रिम्स की एक छात्रा हिरासत में ली गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं CBI हिरासत में छात्रा से पूछताछ जारी है, ये जानकारी सामने आ रही है। सॉल्वर गैंग से छात्रा के जुड़े होने का शक है। 2023 बैच की MBBS की ये छात्रा है। शक है परीक्षा माफिया ने छात्रा से पेपर सॉल्व करवाया। CBI अन्य स्टूडेंट्स की भी तलाश में
झारखंड में पहुंची हुई है। बताया जा रहा है बिहार झारखंड के कुल 10 एमबीबीएस छात्रा से पेपर सॉल्व करवाया गया। बता दें पटना में एम्स के 4 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इसी तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स और झारखंड तक ये मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शशांक जी बिल्कुल, कुल 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के जिन पर शक है कि इन लोगों ने पेपर सॉल्व किया है। तो रांची के उसमें 4 बताए जा रहे हैं और 6 बिहार के। तो एक छात्रा को जो है हिरासत में जो रांची रिम्स की है उसको लिया गया है। सीबीआई की टीम वहां हॉस्टल परिसर में गई थी और आपको बता दें सुरभि इसका नाम बताया जा रहा है और ये रामगढ़ की रहने वाली है। और झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीट पेपर लीक मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है। तो बिहार और झारखंड से तार जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि संख्या टोटल जो है वो 10 है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर जो संचालक मालिक है उसे अपना नाम पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिए जाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, तो मतलब अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ वो उत्तर प्रदेश के जो 3 जिले बताए जा रहे थे, जो सहारनपुर रेंज के डीआईजी बताए जा रहे थे, उनके आदेश तक सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग को लेकर सरकार की तरफ से अब यही फैसला लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, पहले तो आपने रोमाना बताया ना कि 3 जिले जो थे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, एक अन्य जिला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ से कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या गुजरती है सावन के महीने में। उस रूट पर ये प्रतिबंधित किया गया था कि जो भी खाने पीने के सामान बेचने वाले लोग हैं वो तभी यहाँ पर अपनी दुकानें लगा पाएंगे या अपनी ठेलियां, रेवड़ियां या फेरी लगा पाएंगे जो प्रदर्शित करेंगे कि वो दुकानदार का नाम क्या है, प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले की समीक्षा की, इस फैसले की समीक्षा की और ये तय किया है कि अब ये व्यवस्था न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित रहेगी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में से लागू कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो भी प्रदेश भर के कांवड़ मार्ग हैं उन पर जो सामान बेचने वाले लोग मौजूद रहेंगे, चाहे वो ठेली हो, पटरी हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, उनसे वो उनको अपना दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि उनकी फर्म का प्रोप्राइटर कौन है, संचालक कौन है, मालिक कौन है, तभी वो अपनी दुकान चला पाएंगे। तो अब सवाल ये बड़ा हो जाता है संजय त्रिपाठी कि अभी तक तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के लिए फैसला था, जिसके बाद हमने देखा कि एनडीए में गठबंधन का साथी आरएलडी वो खुलकर सामने आ गए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये फैसला तो गैर संवैधानिक है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। अब जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ये फैसला लागू हो जाएगा तो क्या बीजेपी या एनडीए गठबंधन में अन्य सहयोगी जो हैं बीजेपी के वो भी इस पर सवाल उठा सकते हैं और इसका सियासी गुणा भाग किस रूप में देख रही है बीजेपी? बिल्कुल उठा सकते हैं। आरएलडी ने पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फैसले को लेकर के विरोध के स्वर बुलंद किए थे और अब जो दूसरे सहयोगी हैं उनका भी रुख देखने वाला होगा, क्योंकि अब तो ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हुई हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो। पूर्वांचल में कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं जो अच्छी खासी हैसियत रखते हैं, वो भी अभी क्या निर्णय लेंगे इस फैसले पर वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मसले पर राजनीति अंदर की हो या बाहर की हो तेज हो जाएगी। पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया था और अब जब पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का खेमा होगा, इंडिया गठबंधन का जो खेमा होगा उससे इस मुद्दे पर विरोध तो स्वाभाविक बनता ही है। जी अभी थोड़ी ही देर बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय त्रिपाठी। तो एक तरफ सरकार है जो इस फैसले की पैरवी ये कहते हुए कर रही है कि साहब एक तो कांवड़ियों के लिए जो पवित्रता है, शुचिता वो बनी रहे और साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो है उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसलिए फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है या फिर वो सुर जो इस फैसले के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं वो इसको गैर संवैधानिक बताते हुए धार्मिक छुआछूत को बढ़ावा देने वाला करार दे रहे हैं और इस तरीके की कुछ बातें तो खुद बीजेपी के भीतर से भी सामने निकल कर आ रही हैं। वो मुख्तार अब्बास नकवी वाला जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था वो मैंने दिखाया था आपको। देखिए, जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है वो खोला गया है। तहखाने में हीरे, जवाहरात, सोने से भरे बक्से मिले। 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के भीतरी कक्ष को खोला गया। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से सभी कीमती सामान को मंदिर परिसर के भीतर जो स्ट्रांग रूम है वहां शिफ्ट कर दिया गया है।
और अब आगे की प्रक्रिया का इंतजार है। और अभी तक देखिए, जब ये मंदिर खुला है तो फिर क्या कुछ मिला है, क्योंकि 46 साल के इंतजार के बाद ये कपाट खुले हैं और ऐसे में क्या कुछ मिला है, भगवान जगन्नाथ कितने धनवान, ये आपको बता देते हैं। देखिए, लकड़ी की 3 अलमारियां मिली हैं, स्टील की 1 अलमारी मिली है, लकड़ी के 3 संदूक मिले हैं और 1 लोहे का संदूक मिला है। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार इन्हीं अलमारियों और संदूकों में ये माना जा रहा है कि वो सोना, हीरे, जवाहरात जो भेंट चढ़ाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ पर, उनको सहेज के रखा गया है। कुल मिलाकर ये अभी तक का रत्न भंडार में क्या कुछ मिला है उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार शिफ्ट होने के बाद पुजारी और पुरी के लोग क्या कह रहे हैं, अब ये सुनाते हैं। यहाँ तो इधर भगवान जी का आज अधर्पणा नीति है, उधर हो रहा है। जो दोपहर की जो पूजा है उसके बाद ये अधर्पणा नीति अभी समाप्त हुआ है। लेकिन आप जो बताते हैं जो रत्न भंडार का, वो रत्न भंडार का जो अंदर का जो रूम था, वो अंदर का रूम पे पहले जो 14 तारीख को खोला गया था, पहले बाहर भंडार का खोला गया था। तो बाहर भंडार पे भगवान का जो डेली भगवान का जो देवराज है जो लागते हैं भगवान का श्रृंगार के लिए, वो बाहर भंडार में रहते हैं। वो डेली तो खोलता रहते हैं भगवान के रिचुअल्स के हिसाब से, लेकिन अंदर का जो रत्न भंडार है वो हाँ भीतरी का क्या वो नहीं खोला था, काफी दिन के बाद खोला है। देखिए, रत्न भंडार हमारा ऐसा है कि एक गुप्त ये है जो कि हम सेवायत अपने मुंह से बताते नहीं हैं। आज भी जिन लोग गए हैं उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, वो अब भी नहीं बताएंगे। ये 4 संदूक मिले हैं, वो सब आपको पता चलेगा, मगर उसके अंदर क्या मिला है वो आपको किसी के द्वारा नहीं बताया जाएगा। कोई वो बात मुंह से नहीं खोलेगा कि इसमें उन्होंने क्या देखा है।